कुछ बहुत खास है नहीं जो इतना ज़्यादा टेंशन लिए डर लो, ठीक है ना। हेरोन्स फार्मूला बेसिकली एक फार्मूला था, और ये हेरोन्स ने जो फार्मूला दिया था वो एक यूनिवर्सल फार्मूला दे दिया था। यूनिवर्सल फार्मूला किस लिए, ताकि हेरोन्स के फार्मूला को यूज़ करके आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकें। अर्लियर क्या होता था कि आपके पास अगर राइट ट्राइंगल है तो आप राइट ट्राइंगल वाला फार्मूला आप यूज़ करके एरिया निकाल लेते थे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला आप यूज़ करके उसका एरिया निकाल लेते थे। इसी तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में भी आप यही करते थे। लेकिन कई बार क्या है कि आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स प्रेजेंट, जस्ट लाइक स्केलिंग ट्राइंगल। अब आपके पास मान लो कोई स्केलिंग ट्राइंगल आ गया और वो राइट भी नहीं है, राइट ट्राइंगल भी नहीं, और अब आपको क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए अब आपके पास कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही नहीं है। उस केस में फिर हेरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना एक फॉर्मूला क्या किया, डिराइव किया, ठीक है ना। और उस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या थी कि उस ट्राइंगल्स की आपको पेरीमीटर या फिर साइड्स गिवन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हेरोन्स मान लेते हैं कि वो एक ट्राइंगल गिवन है बेटा पी क्यू आर। आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसकी तीन डिफरेंट जो साइड्स हैं, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो पेरीमीटर क्या होता है, आप जानते हैं किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर होता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब ए प्लस बी प्लस सी। इसका अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या होता है, वो 1/2 हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको बेसिकली कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया गया। अब हेरोन्स ने जो फॉर्मूला दिया था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, तो वो क्या था बेटा, दैट वाज अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जहां पर आप जानते हैं कि ए बी और सी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स। ये एक जनरल फॉर्मूला है, बेसिकली आप इसको याद करके रख लीजिए। बाकी कैलकुलेशन करनी होती है और आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर आपको उसकी तीनों साइड्स की लेंथ पता है, ठीक है। इसमें जनरली क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, वो आप करके मुझे बता दीजिए तो हम समझ आ जाएगा कि हाँ आप कर सकते हैं। किसी के पास एक मैथमेटिक्स की बुक एनसीईआरटी घर पे रख के आइए। एपेक्स वाली है ना बुक, बस यही चाहिए जिनको। ये रख कर रहे हैं बेटा, कर दे। अब मान लीजिए आपके सामने एक ट्राइंगल गिवन है, क्या गिवन है, ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है बेटा पी क्यू आर, राइट। पी आर की लेंथ बेटा 52 सेंटीमीटर है, जबकि क्यू आर 48 सेंटीमीटर है। और अगर इस पॉइंट को हम एस एज्यूम कर लेते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर का है और ये 16 सेंटीमीटर का है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। कितने लोग ऐसे हैं जो निकाल सकते हैं, तो एक बार ट्राई करें। those who can do and those who can't do just wait for some time। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर तो पूरा ही हो गया ना बेटा। So 16 का स्क्वायर 256।
कर रहे हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि हेरोल्स का फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे ना तो आपको स्क्वायर रूट निकालना अच्छे से आना चाहिए। हेरोल्स के फॉर्मूले में आपको पता है स्क्वायर रूट अप्लाई होता है, तो स्क्वायर रूट निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। जी नहीं, 370 आप गलत ले ही रही हैं। 16 का स्क्वायर जब 256 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनता है 400। हमारा एडिशन ही गलत है। और 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको पता है। Yes, sir. तो आपको PQ की लेंथ निकला है। कितने लोग ऐसे हैं जो PQ की लेंथ नहीं निकाल पाए? बहुत सिंपल सी बात है, देखो यू कैन सी हियर दैट PSQ इज अ राइट ट्रायंगल and PQ is a hypotenuse. So by applying Pythagoras theorem, you can easily find out the length of PQ. Pythagoras theorem अप्लाई करेंगे ना ट्रायंगल PSQ में, आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल PSQ। Pythagoras theorem क्या होती है, कितने लोगों को नहीं पता है? पता है भाई साहब? Pythagoras theorem सबको पता है? वैष्णवी क्या होता है बेटा Pythagoras theorem? वेरी गुड, आपको पता है? वेरी गुड। हाँ भाई शिवम, Pythagoras theorem 64 sir. Pythagoras नहीं sir. थ्योरम बताइए, एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ये सब स्क्वायर में बताइए। व्हाट इज द थ्योरम स्टेटेड बाय 96. Pythagoras? Pythagoras ने थ्योरम गिवन मतलब दी थी, कौन सी थी? क्या बताया था इसमें Pythagoras ने? राइट हैंडेड ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बेस और हाइट होते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए बेस और हाइट को प्लस करना होगा, उनके स्क्वायर को प्लस करना होगा। Pythagoras ने अपनी जो थ्योरम में जो दी थी दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ राइट ट्रायंगल, उसमें उन्होंने बताया था कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड एंड बेस। ठीक, तो Pythagoras के हिसाब से अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें थ्योरम उनकी, तो PQ इज अ हाइपोटेन्यूज, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। और PS स्क्वायर क्या है बेटा 12 का स्क्वायर एंड QS स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर क्या हुआ 256, दैट कंप्लीटली बिकम 400। So now PQ is equal to 20 सेंटीमीटर, राइट? अब आपको PQ की वैल्यू मिल गई बेटा। नाउ यू हैव टू अप्लाई हीरोल्स। हीरोल्स के लिए व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S। S की वैल्यू क्या होगी बेटा 20 प्लस 52 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, 60। सर छोटे ट्रायंगल की निकालते हैं. So now area of triangle PQR is equal to under root of 60 minus 20, 60 minus 52 and 60 minus 48. 60 into 40 into 8 into 12. 60 को क्या लिख सकते हैं बेटा 10 into 2 into 3। 40 को क्या लिख सकते हैं 10 into 2 into 2। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। 12 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 into 2 into 3। अब पेयर निकाल लीजिए। 10 का पेयर 2 and 2 का पेयर 3 and 3 का पेयर कितने 2 बार आएंगे एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर 2 into 2 into 2 कितना हो गया बेटा 2 to the 4 to the 8 2 the
16 3 48 10 480 48 सेंटीमीटर स्क्वायर 480 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा आपका क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे हम ये बोल दें बेटा कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी आप ट्राइंगल तो वही हो जाएगा। अगर हम ये बोलें ये सपोज ये मैं शेड कर रहा हूं, इस शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालना है सो कैन यू फाइंड इट? यस सर। सर अब मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल पाएंगे? यस सर। निकालें। सर अब मेरा काम आएगा सर जो मैंने निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में। सर गुड। सर क्योंकि मैंने गलती से छोटे वाले की निकाल ली थी पहले वाले। तो छोटे वाले की अगर निकालनी थी तो उसमें कुछ करना ही नहीं था, हीरोज तो अप्लाई हो ही नहीं रहा था उसमें, वो तो सिंपल राइट ट्राइंगल था। राइट ट्राइंगल वाले एरिया से फॉर्मूले से आप निकाल सकते थे। अगर हमने हीरोज बोला था इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इसमें, हीरोज तो एप्लीकेबल था ना। यस सर। एनीवेज एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या निकला बेटा माइक का? ज्ञान कर रहे हैं आरव कर रहे हैं क्या कह रहे हैं आप? कितना 96 क्या निकला है? नहीं हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए बेटा। क्या 384। यहां तक सबने कर लिया बेटा? यहां तक सबने कर लिया है? देखिए अगर आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो क्या करना है? जो बड़ा ट्राइंगल आपको PQR दिख रहा है ना, उस बड़े ट्राइंगल में से अगर इस छोटे ट्राइंगल PSQ का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। मतलब आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PSQ। PQR का एरिया हमने निकाल लिया है, दैट इज 480 सर। दैट इज 480। क्या निकालना बाकी है हमको? एरिया ऑफ ट्राइंगल PSQ। और जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स अ राइट ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, यही होता है ना। तो अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PSQ तो हम लिखेंगे हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस कितना है बेटा? 16, यस सर। altitude 12, that is 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 480 माइनस 96 जब आप करेंगे दिस वुड बी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन होते बहुत आसान, लेकिन वो होते तब आसान है जब आपको हीरोन्स फॉर्मूला भी आता हो, प्लस आपको ये भी पता हो कि स्क्वायर रूट से वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कहने के लिए तो हर एक चीज आसान होती है। इसमें सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं सर जिनमें रूट में छोड़ना पड़ता है, इसलिए एग्जैक्टली कई बार ऐसा भी होता है कि आपके रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है ना। तो कई बार आप कैलकुलेशन को स्किप करने की वजह से कुछ क्वेश्चन उसका रूट के अंदर छोड़ भी देते हैं, अदरवाइज आप डेसिमल के फॉर्म में भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। एक छोटा क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल स्किप टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो नोट कीजिए field of
trapezium. A field is in the shape of a trapezium, and the length of the parallel sides are 10 meter and 25 meter respectively. 10 meter and 25 meter respectively. And the non-parallel sides are 13 meter and 14 meter. Find the area of the field. Find the area of the field. ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला कितने लोग हैं जिन्हें नहीं पता है? दिवाकर, काजल, वैष्णवी, शिवम। तो भाई साहब ने तो पहले ही सर निकाल दिया। और पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बेटा क्लास 7 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, पता है आपको? अब ये मत कहिएगा कि हमने नहीं पढ़ी। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग 7th में कौन सी किताब पढ़ रहे थे मैथ की। अदरवाइज हमने अगर किसी 7th के बच्चे की बुक देखी है तो उसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बहुत सिंपल है। हम लिखते हैं हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू द करस्पॉन्डिंग हाइट। बस छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। क्लास 7 से रिक्वायरमेंट हो जाती है इसकी। एरिया एंड पेरीमीटर वाला उनका एक चैप्टर होता है क्लास 7 में। बिठा रहा हूं बेटा इसे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो फील्ड है दैट इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, जिसमें आपको लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स भी गिवन है एंड द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स भी गिवन है। उस ट्रेपेजियम फील्ड की आपको क्या निकालना है? एरिया। Suppose it's a PQRS trapezium, 10 meter and 25 meter. ठीक, इसको बोल दिया हमने बेटा 13 मीटर and this one is 14 मीटर। इसका एरिया निकालना है आपको। एरिया का फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ sum of parallel sides into corresponding height। निकाल पाएंगे? नहीं का? हाइट तो दी नहीं है सर। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे आपको जो ब्रेन दिया गया ना उसका इस्तेमाल करना है कि कैसे हम हाइट तक पहुंचे, समझे? क्या करेंगे? एनी आइडिया किसी के पास? कैसे लाइन खींचनी बेटा? अच्छा, कैसी लाइन होनी चाहिए वो? 90 डिग्री। थोड़ा बहुत पता है। देखो क्या करना है बेटा, जैसे कि आपको पता है कि दिस PQ इज पैरेलल टू SR, इन द सेम वे जो ये PS आपको दिख रही है ना, इस PS के आपको पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम Q। बात समझ आ रही है? दिस इज पैरेलल टू PS। इसको कुछ नेम दे देते हैं, T दे दिया सपोज, ठीक है ना? ये कितना था? 25 मीटर की थी टोटल। अब आप देखें बेटा कि ये दिस लाइन PQ is parallel to ST and this line segment PS is parallel to QT. It means this PQ-TS is a parallelogram। और आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? पैरेलल भी होती हैं और इक्वली लेंथ भी होती हैं। इट मींस अगर ये 13 है तो दिस वुड बी व्हाट? 13 मीटर। और ये कितनी हो जाएगी भाई? 10 मीटर की। अगर ये 10 मीटर की हो गई तो ये कितनी की होगी? 15 मीटर।
अब आपको समझ में आ रहा है हमें क्या करना है। यू हैव टू अप्लाई हीरोन्स इन द ट्राइंगल QTR। हीरोन्स अप्लाई करके इस QTR का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल QTR सेमी पेरीमीटर निकालना है बेटा। तो S इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा ये 21। दिस वन इज 21। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल QTR, फॉर्मूला आपको पता है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक। तो S माइनस A क्या हुआ 21 माइनस 13, S माइनस B क्या हुआ 21 माइनस 14, S माइनस C क्या हुआ 21 माइनस 15। क्लियर है। 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब 21 को आप ब्रेक कर सकते हैं, किसमें ब्रेक होगा ये, तो 3 इंटू 7 में। 8 को आप ब्रेक कर लो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 में। 7 तो अनब्रेकेबल है। 6 को आप ब्रेक कर लो 2 इंटू 3 में। अब आप देख सकते हैं 3 का ये पेयर है, 3 ये बाहर आ गया। 7 का ये पेयर है, इंटू 7 आ गया। अब आप देख सकते हैं 2 कितने हैं, 1 2 3 4, कितने पेयर हुए 2। तो 2 के 2 पेयर का मतलब 2 इंटू 2, कितना आ गया बेटा ये 84 मीटर स्क्वायर। QTR का एरिया आ गया। अब अगर मान लो हम QTR ट्रायंगल में इस Q से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें यहाँ पर, और उसका कुछ नेम दे दें, क्या दे दे भाई, M दे दिया सपोज तो। ये QM क्या है, दिस QM इज एन एल्टीट्यूड, ठीक। अब इसी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल QTR अगर हमें निकालना हो बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, राइट ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड करते हैं। तो यहां पर अगर हमें राइट ट्रायंगल एरिया वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करना हो तो क्या लिखेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू हाफ बेस, क्या है बेटा, बेस इज RT और एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड इज QM। क्लियर है ना। और इस QTR का एरिया हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, वो क्या है 84। तो लिखेंगे 84 इज इक्वल टू हाफ, और RT की वैल्यू कितनी बेटा 15 इंटू QM। तो QM की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 168 डिवाइडेड बाय 15 मीटर। QM की वैल्यू यही आएगी ना, यही आएगी। क्लियर है ना सबको। अब आप देखिए इस ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड्स भी नोन हो गई और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी नोन हो गया। फॉर्मूला आपका क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रख देनी है जस्ट, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड दैट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन कौन सी पैरेलल साइड्स हैं दिवाकर, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी दिख रही हैं आपको ट्रेपेजियम में, जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, नहीं पता काजल। तो PQ की लेंथ थी 10 और SR की लेंथ थी 25 इनटू QM ही तो है करस्पॉन्डिंग हाइट। QM की लेंथ हमने लिख दी 168 डिवाइडेड बाय 15। तो हाफ इनटू 35 इनटू 168 डिवाइडेड बाय 15। 5 3s are and 5 7s are, 6 2s are and 6 8s are। तो 7 इंटू 28 कितना होता है बेटा 196 मीटर स्क्वायर। दिस वुड बी एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम PQRS। ऐसे निकालना होता है। ठीक है,
क्लियर है? बाकी हीरोन्स में क्या है? प्रैक्टिस। आपके पास बुक है, देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स प्रेजेंट, आप उनको करिए, करके देखिए कि हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। यही एक जनरल फॉर्मूला है जो उसमें अप्लाई होता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला कितने लोगों को नहीं पता है? हाँ, √3 इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ बिल्कुल, जो आप कह दो वही भाई। ऐसे भी पता है क्या कह रही हैं आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं सुनाई दे रहा है सर √3/2 इंटू साइड्स। आपको पता है? पानी नहीं लेकर गुनाह हो जाएगा, ये टीचर को पानी ना दिया जाए। पता नहीं है? अरे भाई √3/4a² मतलब a इज द लेंथ ऑफ वन साइड, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करेंगे तो ये एक फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। पता होना चाहिए भाई। सर हम बता रहे हैं ना, सर RS अगर मतलब RS अगर आपके पास पहले से थी 7th 8th तक में तो उसमें भी दिया होगा। कभी मैथ है तो ओलंपियाड नहीं दिए हैं क्या? इसीलिए कहते हैं बच्चों को बचपन से ये ओलंपियाड देने चाहिए। मैंने दिए। तो ये कुछ फॉर्मूला आपको दिखा नहीं उसमें कभी? इंटरनेशनल रैंक 5। खैर, तो हमने क्या फॉर्मूला बताया बेटा? हाँ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये मिटा दें। अब क्या करेंगे? क्वाड्रेंट ज्योमेट्री कितना लोगों ने पढ़ ली है? सर आज पेपर दे के आया हूँ सर। नहीं सर बहुत वैसा इतने सारे लोगों ने क्या क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ रखी है? कमाल है। सर टेस्ट भी हुआ सर आज स्कूल में लेके आया। बेटा आपने पढ़ रखी है? क्वाड्रेंट जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? क्वाड्रेंट y एक्सिस नहीं एक ग्राफ होता है उसमें 4 साइड होती है। 4 साइड्स नहीं सर होती। क्वाड्रेंट हाँ, आप ये कह सकते हैं इन अ कार्टेशियन प्लेन इफ वी ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस, so those x axis and y axis divide the Cartesian plane in 4 quadrant। पता है ना आपको? ये मान लेते हैं कि प्लेन है, इस प्लेन पे अगर हम x एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टली एंड y एक्सिस ड्रॉ कर दिया वर्टिकली, तो ये 4 पार्ट आपके सामने आ जाते हैं और हर एक पार्ट क्या होता है? क्वाड्रेंट। सीक्वेंस पता है आपको? दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this one is second quadrant, this one is third quadrant, and this one is fourth quadrant। अब बात आती है उनके साइंस, ठीक है? अगर हम आपसे बोले कि -3,5 -3, चलो तुम ही बताओगे अगले क्वेश्चन का आंसर। 5,0 कहाँ लाई करेगा? 5,0 कहाँ लाई करेगा? 5,0 कहाँ लाई करेगा? है y एक्सिस y एक्सिस के ऊपर कहाँ? छत है? फिर y एक्सिस के ऊपर मतलब ऑन द y एक्सिस। y की वैल्यू 0 है 5,0 में, तो y तो है ही नहीं।
5,0 बोला है ना बेटा, आपको पता है कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है दैट बिलोंग्स टू x और जो दूसरा होता है दैट बिलोंग टू y। 5,0 है, इसका मतलब y की वैल्यू तो 0 है। आपको पता है ना कि इसे क्या कहते हैं, ये क्या होता है बेटा, ओरिजिन। और ओरिजिन में कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, x और y बोथ आर 0, ठीक है ना। इस जगह पर x की और y की दोनों के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0 होते हैं। हमने जो एक पॉइंट दिया 5,0, यहाँ इसमें y इज इक्वल टू 0 है। अगर y और x की वैल्यू है तो हम ये जानते हैं कि अगर x की वैल्यू है तो सिर्फ वो x एक्सिस ही होती है जिसमें x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू नहीं होती। इस x एक्सिस में अगर हम लेकर चले इधर जाएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में होगी, इधर आएंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में होगी, बट हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा, x एक्सिस, ठीक है ना। x एक्सिस पे हम कहीं मान लेते हैं, चलो ये -3, -2 कहाँ करेगा दिवाकर, -3, -2 थर्ड में, और 4, -3 फोर्थ में। काजल 1, -5 कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ में। मतलब सबको पता है ना, कोई ऐसा जिसे नहीं पता। शिवम पढ़ाई कहाँ है? सर कहाँ पर सर नहीं पढ़ा है। सर देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये कहते हैं कि जब भी हम किसी प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वो उस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। हर एक प्लेन को, हर एक पार्ट को हम एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। सीक्वेंस ऐसा होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। मतलब अगर कोई एक ऐसा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं जिसमें दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। बात समझ में आ रही है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में हम ये कहते हैं कि x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। बात समझ में आती है। अगर हम शिवम तुमसे पूछें कि 2, -3 कहाँ लाई करेगा तो क्या बताओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और -3, -5 कहाँ लाई करेगा, थर्ड में। और -3, 0 कहाँ पर लाई करेगा, आए सेकेंड में। देखो जब भी आपको ऐसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाएं जिसमें से इधर x और y 0 हो, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर y की वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे हमने आपसे बोला -2, 0 कहाँ पे लाई करेगा, तो -2, 0 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड x एक्सिस पे कहीं पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 थी। पूरी की पूरी x एक्सिस में y हमेशा 0 रहेगा, इसी तरीके से पूरी की पूरी y एक्सिस में x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। x एक्सिस को सेकेंडरी किस नेम से जानते हैं, x एक्सिस को सेकेंडरी हम किस नेम से जानते हैं, कॉल लगाना तो 5 मिनट पॉज करो।